नहीं लगा था, डेटा थोड़ा सा मतलब कंप्यूटेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए ठीक है फिर। इफ़ यू आर रेडी देन वी कैन स्टार्ट नाउ, नहीं तो फिर क्लास में लेटर ऑन मैं आपको दे देती हूँ टाइम। देख लेंगे जैसा आपको बेहतर लगता है, अभी कहता हूँ मैं भी कर लेता हूँ। चलिए ठीक है फिर, आप ऐसा करना, प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। ओके। ओके सो मैम, अगर आप सर आदिल को भी को होस्ट बना दें सो ही कैन शेयर हिज स्क्रीन। ओके, थैंक यू। इमेज से स्क्रीन अगर करे तो इंटायर स्क्रीन हो जाता है कुछ सही। जी। शेयर करते हुए स्क्रीन आ रहा है ना अब तो, हाँ बाकी जी। दूसरे टैब आ रहे हैं तो स्क्रीन अगर कर ले तो हो जाता है हाँ जी, सारा। इंटायर स्क्रीन में, यस, इंटायर स्क्रीन में यह है कि अगर आप अपने वीएस कोड से हट के किसी और जगह पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई और टैब वगैरह भी खोलते हैं, फिर कंप्यूटर में जो भी आप कर रहे होंगे वो सारा ही शो हो रहा होगा। अगर लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टैब खोलते हैं तो फिर वही शेयर होगी। आप स्क्रीन नजर आ रही है, यस। अगर हम elementary ये मिस डेटा था कस्टमर डिफॉल्ट का, कि क्रेडिट कार्ड पे अगले महीने कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इस पे डेटा सेट था, ये यूसीआई मेरे ख्याल से कौन है वेबसाइट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाली, वहाँ से ये डेटा सेट उठाया था। तो ये मेटा डेटा है इसका। सबसे पहले हमने मतलब डायरेक्टरी बना ली। मेरी वो आ रही है ना आप लोगों को नजर, ये फिर से। यस। तो हमने तो मैंने साइट इस तरह, जी वाली। जी, ओके। जी जी मैंने इस तरह काम किया भी, एक IPYM भी बनाया डायरेक्ट पीवाई से पहले ना, ताकि हम थोड़ी सी एनालिसिस वगैरह इसमें कर ले और मॉडल बिल्डिंग वगैरह इसमें कर ले। तो IPYM भी बनाया, डेटा मैंने एक डेटा के फाइल के नाम से अंदर ही रख लिया था, ये डेटा था बस इसका। तो इसके थोड़े से फीचर वो मेटा डेटा देख लेते हैं। तो ये डेटा में असल में 2005 का डेटा है, रियल डेटा है, जिसमें ताइवान का ये डेटा है, जिसमें ये 6 महीनों का रिकॉर्ड्स है हर कस्टमर का। कोई 30,000 इसके रोज है इसमें, मतलब 30,000 कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का डेटा है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है आईडी के नाम से। आईडी उसका नाम था, मेरे ख्याल से कस्टमर्स का नाम था, जो कि एक मिनट इधर से लिख लेते हैं। यहाँ पे नाम को इन्होंने डेटा प्राइवेसी की वजह से आईडी के उसमें बदल दिया है, ताकि यूनिक वैल्यूज आए। उसके बाद लिमिट बैलेंस है, ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे 20,000, 25,000 इस तरह। तो यूनिट्स डॉलर में दिए हुए हैं। उसके बाद जेंडर दिया हुआ है, वन मतलब मेल से और टू मतलब फीमेल। उसके बाद एजुकेशन दिया हुआ है, एजुकेशन का भी वही सेम है, वन ग्रेजुएट, टू स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, इस तरह का दिया हुआ है। और अदर के नाम से भी होता है। उसके बाद मैरिज दिया हुआ है, मैरिज में भी 1 2 3 होगा, ये मैरिड वन, सिंगल टू और अदर्स 3। और उसके बाद एज, एज को ईयर्स में दिया हुआ है। अब इसके बाद असल डेटा शुरू होता है, X1 से X11 मीन्स मैंने बाद में ये चेंज कर दिया था नाम इसके। ये यहाँ से मतलब ये हिस्ट 9 5 से लेके हिस्ट 9 4 तक, ये असल में हमें बता रहा है डेटा सितंबर 2005 से, और सितंबर और अप्रैल 2005, मतलब ये 6 महीने बनते हैं।
इस इन 6 महीनों में इसकी क्या कंडीशन है हर महीने की कि वो कितने मंथ में डिफॉल्ट कर रहा है, इसको हम यहाँ से समझते हैं कि -1 से ये मुराद है। अगर इसमें -1 हो हर एंट्री में तो उससे ये मुराद है कि वो टाइम पे ही अपने पेमेंट्स दे रहा है। अगर 1 मुराद है, 1 लिखा हुआ तो मतलब वो पिछले 1 महीने से डिफॉल्ट है। 2 लिखा हुआ तो 2 महीनों से वो डिफॉल्ट है, और इसी तरह आगे जाता जाएगा। 9 लिखा है तो 9 मंथ तक वो डिफॉल्ट आ रहा है। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। उसके बाद अगले 6 कॉलम्स बिल पे हैं कि उसका बिल कितना आ रहा है उन्हीं 6 महीनों में, वही सितंबर से लेके अगस्त वो अप्रैल तक। ये बिल भी 4-5 तक है, मतलब 2005 के अप्रैल तक। यहाँ से वो भी समझ लेते हैं, उसका भी यही सेम वो है कि बिल में अब अमाउंट्स होंगे डिफरेंट, तो वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, वो जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मतलब इसका यही है कि उसके जो सितंबर के बिल से वो इसमें आएगा 9/5 वाले उसमें बिल के कॉलम में, और इस तरह अगस्त के बिल से वो इसमें आएंगे। इसी तरह जुलाई के, ये जून के, और मई और अप्रैल के ये बिल आ गए इसके। और इसी तरह आगे जो 6 कॉलम्स हैं वो हमारे पास पेड आ रहे हैं, मतलब वो पे कितने का आ रहा है इनमें से, जितना जितना बिल बन रहा है उनमें से वो पे कितना का आ रहा है, मतलब ये हिस्ट्री दी हुई है। तो ये सितंबर में ये इतना पे कर रहा है, ये कस्टमर 0 पे कर रहा है, और अगस्त में इतना पे कर रहा है, उसके बाद इस मंथ में इतना पे कर रहा है, और इस मंथ में इतना स्पेंड कर रहा है, और एंड पे जो हमारे पास ये टारगेट फीचर वो है कि ये डिफॉल्ट करता है अगले मंथ या नहीं करता। 1 मीन्स डिफॉल्ट करेगा और 0 मीन्स डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पे लिखा होगा यस, डिफॉल्ट पेमेंट यस इज इक्वल टू 1 है और नो इज इक्वल टू 0। तो ये डेटा सेट तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो करते हैं अगर बस। सर ये मेटा डेटा क्या होता है? सर मेटा डेटा डेटा के बारे में उसकी वो बताई होती है कि जैसे अगर हम डायरेक्ट क्या नाम है ये डेटा सेट उठाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ क्या एलोबरेट कर रही है। मसलन हमारे फीचर्स अभी ये मैंने बाद में हिस्ट हिस्ट लिख करके अपनी तरफ से एक मीनिंगफुल नाम दे दिया था उसको, लेकिन असल में इसका वो लिखा हुआ था, इसका आईडी का X1, इसका X2, इसका X3, इस तरह के ना नाम लिखे होते हैं डेटा में। उसको हमने मेटा डेटा है वो सारी डिटेल बता रहा होता है। ये X1 से मुराद मतलब इसमें वो आईडीज दी हुई हैं जो कि यूनिक इंडिविजुअल कस्टमर के, और X2 से हमारा जेंडर है। इस तरह ना ये चीज़ें मेटा डेटा से हमारा फीचर्स की डिटेल होती है उसमें, ताकि हम उसको ज़्यादा एलोबरेट कर सकें और समझ सकें डेटा को। और ये एनालिसिस में एक मैंडेटरी वो होता है कि हम पहले मेटा डेटा को अच्छे से समझ लें, उसके बाद एनालिसिस शुरू करें। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोई और क्वेश्चन है तो कर लें। सर इसमें हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट मंथ ये पर्सन डिफॉल्ट होगा कि नहीं, जी यही जी फाइंड करना है इसमें, सर। जी जी इसमें आप टारगेट वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना। इसमें जी हमारे पास पिछले 6 महीने के हर कस्टमर की हिस्ट्री है। तो क्रेडिट कार्ड में हमारे पास ये रियल लाइफ में भी ना यही एक होता है कि हम कस्टमर का पिछले 6 महीने की हिस्ट्री देखते हैं। जब भी हम कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ही तो दे रहे होते हैं, या फिर उसको अगले मंथ की उसको वो देखते होते हैं जब उसका बैलेंस कितना है, या इस तरह, या कोई उसको दूसरी कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, या कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड किसी कस्टमर को देना हो, तो हम उसकी हिस्ट्री सबसे पहले देखते हैं। तो ये डेटा हमें हिस्ट्री बता रहा है सबसे पहले। तो हम ये हिस्ट्री को हर कस्टमर की इंडिविजुअली देखेंगे, और उस हिस्ट्री को ये असल में एक रिकॉर्ड देगा ना हमें 2005 का। तो ये हमारे पास वो है जो आप कह रहे हैं, जिसके बाद कर हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला कॉलम डिपेंड करें कि 1 से मुराद है ये कस्टमर में जो स्पेसिफिकली हमारा पहला कॉलम है, पहले रो में
वो अगले मंथ में डिफॉल्ट कर जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले मंथ में डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके पेमेंट आप देख रहे होंगे से पे नहीं कर रहा, 000 इस तरह। और उसकी बिल शीट अगर आप देखें तो बिल ज़्यादा है, ये देखा। तो इस तरह ना हम पैटर्न इसमें उसको मॉडल को लर्न करवाएंगे, और एंड पे हाँ हम उसको वो देंगे, रियल टाइम में इनपुट्स देंगे। तो वो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा होगा कि आप डिफॉल्ट करते हो या नहीं करते। जैसे कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप अपने 6 महीने के बिल डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप अपने मैंने बनाया हुआ वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरह बनाया। ये लिमिट बैलेंस, आप अपनी लिमिट डालोगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें डालोगे जो जो ज़रूरी हैं, जो हम मैंने फीचर सेलेक्ट किए। उसके बाद जब आप प्रिडिक्ट पे वो करोगे तो फिर वो आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा मॉडल कि आप अगले मंथ में डिफॉल्ट करते हो या नहीं करते। ये हमने सिंपल देखा है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। चलें, तो इसमें वही स्टेप्स हम फिर हमने किए हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी से इंपोर्ट की हैं। इसमें हमारे पास पांडास नाम का मेटनॉलिप और ये सारी चीज़ें, इसका सी बना हुई और इसके लैंड में हमारे पास इसको जो ट्रेंड स्क्रिप्ट आ गई। उसके बाद हमने मॉडल्स उसको बता दिए कि मैंने 3 मॉडल यूज़ किए इसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासिफायर और रैंडम क्लासिफायर। और स्केलिंग करने के लिए मैंने स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज़ किया, और बाकी हमारे मॉडल इवेल्युएशन के लिए जो मैट्रिक्स मैंने यूज़ किए हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल स्कोर और एडवांस स्कोर, ये 4 चीज़ें यूज़ की। और ये मैं जॉब यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैं यूज़ आपको आगे बताऊंगा। ये यूज़ होता है हमारे मॉडल को डाउन करने के लिए, ताकि हम आगे यूज़ कर सकें उसको। और वार्निंग्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और बाकी ये सारी चीज़ें मैटप्लॉट इनलाइन और ये डिस्प्ले, ताकि हमारा कॉलम्स ज़्यादा इंक्रीमेंट जनरेट कर देंगे। बाकी लोड का इसको सिंपल वही चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं। ये चीज़ अगेन बार रिपीट की है हमने, तो ज़रूरत तो नहीं थी वैसे। इधर पी डी रीड मेरा एक्सेल में डेटा था, तो मैंने रीड एक्सेल किया और बाकी उसके बाद दे दिया और उसको हेड करके देखा डेटा। उसके बाद मैंने सीधा ही ईडीए स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको ज़्यादा और एक्सप्लोर करने के लिए हेडिंग मैंने दे दी यूट्यूब। तो सबसे पहले हम इन्फो देखते हैं। इसका इन्फो में हमें पता चल रहा होता है कि हमारा डेटा कितने एंट्रीज का इसमें वो है, वैल्यूज इसमें, मतलब रोज कितने हैं, उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, और हर कॉलम में कितने नॉन नल वैल्यूज है, कितने नल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें। तो इधर से मैंने आइडिया लगा लिया कि जो डेटा है वो सही है, क्योंकि इसमें 30,000 रोज सब नहीं है, वो सारे नॉन नल है, मतलब कोई इसमें मिसिंग वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक डिस्क्राइब कर देख लेते हैं वो, ताकि हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम सारी चीज़ें देख सकें। तो ये डिस्क्राइब कर लिया, तो सबसे पहले हमें काउंट मिलता है इसका। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है डेटा में। उसके बाद मीन देख लिया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ऑन एवरेज अगर हम देखें तो वो ये है 1,67,000, मतलब अच्छी लिमिट है सबके पास। एवरेज अगर देखना पूछ लिया जाए तो मिनिमम लिमिट उसमें है, मिनिमम जिस बंदे को मिला होगा 10,000 का कार्ड मिला होगा। मैक्सिमम अगर देखें तो 1 मिलियन का भी कार्ड मिला हुआ है कस्टमर्स को। तो ये तो जेंडर का कॉलम है, ये कैटेगोरिकल, ये भी एजुकेशन का भी कैटेगोरिकल है, तो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैरिज का भी यही सीन है, कैटेगोरिकल डेटा है। और एज हमारे पास वाइड रेंज में है। एज अगर हम देखें मिनिमम और मैक्सिमम, एज हमारे पास 35 साल हमारे पास मीन एज है, मतलब एवरेज एज। और मिनिमम अगर देख लीजिए तो 21 सबसे मिनिमम है, और 79 मैक्सिमम एज है। और हिस्ट्री अगर देखनी जाए तो हिस्ट्री में वही, फिर आप यहाँ से वो चीज़ें शुरू होती हैं, असल डेटा इसका। तो इस मंथ में हमारे पास मिनिमम जो है वो ये अमाउंट है, और मैक्सिमम जो ये अब ये मंथ को शो कर रहा है। -2 भी -1 की तरह, ये कि वो मतलब टाइम से पे कर रहा है, और
पेड मीन्स के वो 8 महीनों तक भी डिफॉल्ट पे है। ये मतलब ये सारी चीज़ें अगर इस तरह को अगर वो भी अच्छे से देखें ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप बिल वाले सेक्शन में अगर देखें तो ये बिल शीट है, ये मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट, सारी चीज़ें। और ये जो पे कर रहा है उसकी भी वो उसी तरह की है कि वो पे जिस महीने में वो पे नहीं कर फिर जीरो आ रहा है मिनिमम, और जहाँ पे कस्टमर सबसे ज़्यादा पे कर इस कॉलम में तो वो 8 lakhs तक है। ये सारी चीज़ें और ये हमारे ये टारगेट वेरिएबल फिर से वही कैटेगरी में। तो इसकी मैंने थोड़ी बहुत वो लिखी थी जो मुझे समझ आई थी चीज़ें, ताकि जो ये नोटबुक देखे बाद में भी उसको थोड़ी सी चीज़ें कोई आइडिया लग जाए। तो ये वही चीज़ें जो मैंने ये बताई हैं। तो आगे चलते हैं। अब मैंने एक चीज़ देखी थी कि कस्टमर लिमिट सबके पास है, तो इसमें यूनिक कितनी है और सबसे ज़्यादा कौन सी लिमिट है। तो यहाँ पे मैंने यूज काउंट लगा के डॉट किया, तो इससे हमें पता चलता है कि 50,000 की लिमिट सबसे ज़्यादा कस्टमर्स के पास है, जो कि 3,365 कस्टमर हैं, यानी कि इतने कस्टमर्स के पास 50,000 का कार्ड है। उसके बाद 1976 कस्टमर के पास 20,000 वाला कार्ड है। उसके बाद 16 जन के पास 30,000 वाला कार्ड। इसी तरह सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास 30,000 के कस्टमर, 30,000 नंबर ऑफ कस्टमर है, तो ये सारी डिटेल्स है। अब एक मैंने विजुअलाइजेशन के जरिए उसको बना के डेंसिटी प्लॉट, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे ये चीज़ बता रही है वैसे कि लिमिट सबसे ज़्यादा किस रेंज में है। हमारा ये देखिए, तो मैंने ये क्या नाम है, ये भी प्लॉट कर दिया था जो इसको के डी कहते हैं। तो इसमें हमें यही वो नजर आ रहा है। अब ये 0 1 2 से मुराद ये 1 की पावर 6 है। मतलब ये यहाँ पे होगा 2 लाख, यहाँ पे इधर इधर करके 1 लाख होगा, और इधर करके 50,000 होगा। 50,000 हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है हमारे पास, 50,000 का कार्ड ज्यादा कस्टमर्स के पास। ये वही चीज एक विजुअली हम देखते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा राइटिंग में हम लिख सकते हैं, मैंने बस सिंपल ही लिख दिया था। ये अब हम कस्टमर जेंडर के उसको थोड़ा सा वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने देखा था कि जेंडर में डिफॉल्ट वो किस तरह है हमारे पास, कौन सा जेंडर कितना डिफॉल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखती है कि मेल 1 है फीमेल 2 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फीमेल की एक तो नंबर ज़्यादा है, और 0 से मुराद डिफॉल्ट नहीं पाएगा। तो ऐसे फीमेल की टोटल तादाद वो ज़्यादा है इस डेटा में, 14,000 प्लस 9,000 है। तो इसमें से नहीं नहीं, 14,000 प्लस और ये 3,000। तो इसमें से जो 14,000 है वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा फीमेल में से, और 3,000 जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। सेम मेल में 9,000 डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, और 2,000 डिफॉल्ट कर रहा था। तो ये चीज़, ऐसी चीज़ को बस प्लॉट में हमने देखा है, सिर्फ ये चीज़ें करके इसको मैंने नए उसमें स्टोर करवा के वेरिएबल में इनको बस एक बार प्लॉट में बनाया ताकि विजुअली थोड़ी सी अपीलिंग लगे और उसको हम इस तरह भी देख सकें। तो मेल में हम देख सकते हैं कि कोई 2,000 प्लस के करीब करीब डिफॉल्ट कर रहा है, और 8,000 प्लस के करीब करीब वो वो तादाद है जो डिफॉल्ट नहीं कर रही। और फीमेल में देखा तो इसी तरह मैंने फीमेल में भी थोड़ी सी ऑप्शन ही है जो डिफॉल्ट कर रही है, ज़्यादा सही जा रही है इसके साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो गई। उसके बाद मैंने उसे और कर सकते थे इतना डिप डाउन, लेकिन मैंने इतना नहीं किया क्योंकि डेटा थोड़ा सा मैसी था और इसमें थोड़ा सा पैटर्न ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद प्री प्रोसेसिंग मैंने स्टार्ट कर दी इसकी, और उसमें वो देखी कि नल वैल्यूज नहीं है दोबारा। तो देख सकते हैं कोई नल वैल्यूज वगैरह नहीं है। डुप्लीकेट भी आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट भी कोई नहीं है।
तो एन यूनिक देख लिया इधर कि यार उसमें कितने यूनिक्स हैं, यूनिक कॉलम्स हैं, तो ये आपको पता चलेगा ये हमारे पास इन यूनिक्स है। उसके बाद हमें सीधे ही उस पे आ गया मॉडल बिल्डिंग पे। इधर एक मॉडल बिल्डिंग का वो बनता है कॉलम, हेडिंग डाल सकते हैं कि मॉडल बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो मुझे समझ आई थी, मैंने जिस तरह की है वो ये था कि जो हमारे कैटेगोरिकल वो चीज़ें हैं उसको मैंने साइड पे कर दी थी, क्योंकि ये चीज़ें जो है कॉलम्स टू दैट में जो मैंने चीज़ें लिखी है, आईडी, जेंडर, एजुकेशन, मैरिज, एज, और ये तो वैसे भी हुआ है हमारा, ये वैसे भी टारगेट में रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने ड्रॉप करके जितनी भी बाकी चीज़ें थी उसमें हमारे डीएफ में टाकते हैं, तो इसमें स्टोर करवा दी ताकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, बल्कि ये इंडिपेंडेंट है और ये वाई हमारा डिपेंडेंट है। तो वाई में सिर्फ ये डिफॉल्ट वाला हमने सेलेक्ट किया, बाकी सारी चीज़ें ड्रॉप कर दी। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ें, ये एजुकेशन, जेंडर और ये है, पहली बात ये वैसे भी कैटेगोरिकल है, और दूसरा ये हो सकता है कि हमारे मॉडल में एक बायसनेस क्रिएट कर दें, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 इस तरह का आ रहा था, एजुकेशन में भी 1 2 3 इस तरह आ रहा था, और इसमें भी 1 2 3 इस तरह आ रहा था, मैरिज में भी। तो कल भी मैं इस बता रही थी इस तरह के डेटा से हो सकता है कि वो हमारे मॉडल में उसको ज़्यादा लर्न करे इस चीज़ को, और बिजनेस क्रिएट हो सकता है। अब मैं इसको अपने उसके लिए देख रहा हूँ कि एक्स हमारे पास आया है तो वो सही आया है कि नहीं आया। तो ये वही चीज़ें आई हैं एक्स में जो मैं चाहता था। लिमिट आई है और उसके बाद हिस्ट्री आई है 6 महीनों की, उसके बाद 6 महीनों के बिल आए हैं यहाँ पर, तो उसके बाद 6 महीने पेमेंट। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको स्प्लिट करें एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में एक्स ट्रेन स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये और सर हारिस आपको कोई क्वेश्चन है? जी जी, क्वेश्चन अगर किसी को हो तो पूछ लें, काइंडली वो करके माइक क्या ओपन करें। सर, सर ये थोड़ा स्क्रॉल अप करें, ये जहाँ पर आप एक कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा, इसमें हमने वो कॉलम ड्रॉप किए जो लेस इम्पोर्टेंट है, इस तरह ही है सर। सूर्य आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ कट कट हो, दोबारा बताइए। जो ड्रॉप किए हैं कॉलम उस पर क्या पूछ रहे वो लेस इम्पोर्टेंट है हमारे पास। हैं? डेटा की वाइज से तो वो नहीं है, लेकिन मॉडल के हिसाब से मुझे लगे थे कि ये लेस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ खास वो नहीं थी। अब क्रेडिट कार्ड के उसमें हमने हिस्ट्री देखनी होती है ना, कस्टमर का जेंडर इतना मैटर नहीं कर रहा होता उसमें, एजुकेशन भी इतनी मैटर नहीं कर रही। अब वैसे भी ये कस्टमर हमारे पास हिस्ट्री बेस्ड है, मतलब वो इन्होंने कार्ड लिया हुआ है, तो हम अब रियल लाइफ में भी ना अगर देखते हैं तो हम हिस्ट्री देखते होते हैं कस्टमर की, सिर्फ कि वो हिस्ट्री में किस तरह बिहेव कर रहा है, वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें एजुकेशन, मैरिज और ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि लेस इम्पोर्टेंट है। ओके सो जी आप कंटिन्यू करें, कोई और क्वेश्चन है? सर ये हम अपने जहन से मतलब अपने एनालिसिस करके ये ड्रॉप करते हैं कुछ के उसका कुछ मेथड वगैरह है कि इसको फाइंड करने के इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं? इसका बेसिकली आप मेटा डेटा देख सकते हैं और आइडिया आपको लग रहा होता है कि कौन सा डेटा वो, और एक कोरिलेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली मेरा इसमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है थोड़ा सा ना, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था, तो मैंने इस तरह वो किया था। मैं असल में मेरा एक्सपीरियंस है ना इंडस्ट्री में, क्रेडिट कार्ड के हवाले से मैं इशू करता हूँ पहले, तो इसमें मुझे इसलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज थी, तो इसलिए मैंने ये ना ये चीज़ें मुझसे वो करती हैं। उससे आप कोरिलेशन से भी कर सकते हैं और डेटा देख के भी आपको समझ आ रहा होता है कि ये चीज़ें इसे हमने रिमूव करनी है या रहने नहीं है डेटा में। ओके सर। आई थिंक सर ने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सर का आंसर है, बिकॉज यस
डोमेन जो उसकी जो एक्सपर्टीज है, लाइक जो रेलिवेंट नॉलेज या डोमेन नॉलेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं। और यस, सर ने यहाँ पे वो कोरिलेशन वगैरह फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन हम कुछ और डिफरेंट बेसिस पे भी नॉइस रिड्यूस करने के लिए, डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए, अपने मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए जो रिडंडेंट या जो हमारे पास हाईली कोरिलेटेड फीचर्स हैं, हम उनको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। अब जैसे आईडी का तो वाकई हमें पता चल रहा है कि वही काम नहीं है, बाकी फीचर्स भी सर ने अपनी वो एक डोमेन जो उसकी उनकी एक्सपर्टी थी उसकी बेस पे, या जो डोमेन नॉलेज थी उस बेस पे उन्होंने रिमूव किए हैं कि उन्हें रेलेवेंट नहीं लगे। लेकिन इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। अगर आगे मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, सो वी में कम बैक टू दिस पॉइंट, और हम कोई और इसमें अगर हमें लगे कि ज़्यादा अच्छा कोरिलेटेड हो सकता है तो वो भी हम रख सकते हैं। जैसे हो सकता है एज इसमें वैल्यूएबल हो लेटर ऑन, अगर हम इसको डालें, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जो टीनेजर हैं वो डिफाल्टर्स होते हैं, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं मे बी दे आर गुड इन इन जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, तो हो सकता है कि वो लेस डिफाल्टर हो, बट जस्ट अ परसेप्शन। लेकिन ये कि हो सकता है कि ये भी कोरिलेशन में मतलब कुछ रेलिवेंसी ज़्यादा हो, मगर इट इज़ ऑलवेज एन इटरेटिव प्रोसेस। तो हो सकता है कि आगे हमें अगर मोटर की परफॉर्मेंस अच्छी ना मिले तो हम लेटर ऑन आके कोई ना कोई न्यू कॉलम ऐड करें या डिलीट करें। जी बिल्कुल, वैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट है इसके यहाँ पे एज वाला। ये मैं वाकई मैंने ऐड करना था, लेकिन मैंने इधर वो कर दिया। तो एज नो वाकई में प्रॉब्लम। मैटर करती है जब आप वो कर रहे होते हैं। तो ये बहरहाल अभी असल में मेरा फिर मेरी 80% एक्यूरेसी आ गई थी, तो मैंने फिर दोबारा उसको डिप डाउन नहीं किया था, मैंने आगे उसको लेके चला था स्ट्रीम में। दैट्स सीधे फाइन। हम दोबारा देख रहे हैं। ओके। चलें फिर यस। आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सटेंड स्प्लिट केयर कर दिया मैंने आपको। अब स्टैंडर्ड स्केलर को हम स्केलर में वो कर रहे हैं कि हम एक स्केलर को वेरिएबल बना के जिस तरह हम करते होते हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद वही चीज़ जो कल हमने पढ़ी थी, एक्सटेंड और एक्सटेंस को हमने एक्सटेंड को हमने फिर ट्रांसफॉर्म करना है, और एक्सटेंस को हमने उसी फिर ट्रांसफॉर्म के तहत ट्रांसफॉर्म करना है फिर। तो ये चीज़ हमने करनी। और यहाँ पे वो जॉब लिव यूज हो रहा है जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर दिया था। ये जॉब लिव हम इस क्या नाम है स्टैंडर्ड स्केलर को जहाँ को यहाँ भी फिर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसी को हम यहाँ पे डंप करें, ताकि यही चीज़ हम आगे जाके जब हम रियल टाइम में निकालेंगे यूजर से, उधर भी यूज होगी। ये वाला पर्टिकुलर जो फिर ट्रांसफॉर्म एक्सचेंज का, वही हम यूज कर सकें बाद में जब हम रियल टाइम में उससे डेटा लें। इसीलिए मैंने इसको डंप करके सेव कर दिया डेटा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलर डॉट पिकल फाइल में हमारे पास ये आ गई है स्केलर की हमारे पास ये जो। उसके बाद मॉडल्स मैंने 3 सेलेक्ट किए थे, ये डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट, तो इनको हमने ट्रेन किया। मॉडल परफॉर्मेंस में वही चीज़ें हमने की है कि एक डिक्शनरी बना के परफॉर्मेंस को हमें देखनी होती है, इसलिए डिक्शनरी बना के एक रखी और फॉर लूप चला दिया मॉडल की कि वो पहले मॉडल सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको एक्सट्रेन और वाइट एंड फिट करें, उसके बाद प्रिडिक्ट करें एक्स टेस्ट को, और वाइट प्रिडिक्ट में उसको सेव कर दें। उसके बाद एक्यूरेसी देखिए, सबसे पहले एक्यूरेसी स्कोर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट का। उसके बाद प्रिसीजन स्कोर यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई स्कोर पे यहाँ पे एवरेज में रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट और रिकॉल स्कोर, इनका उसके बाद एफ वन स्कोर, और इन सब चीज़ों को जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो बारी 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 मॉडल के नाम के हिसाब से इस तरह की वो डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे एक लिस्ट के तौर पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम उस लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर, ताकि एक इस तरह की यूनिक वो आए इसकी। ये हमारे पास एक्यूरेसी थी, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इतनी वो आ रही है 80% एक्यूरेसी है, 75% और रिकॉल 60% और F1 64 डिसीजन ट्री की 72% आ रही है एक्यूरेसी।
सीजन 60% और रिकॉल और F1 भी 60% आती है। और ये रैंडम फॉरेस्ट अगर देखें तो ये 81% आती है, किसी और 73% प्रिसीजन दे रहा है और 65% रिकॉल और F1 भी 67%। यहाँ पे मॉडल कंपेयर करके हमने देख लिया कि रैंडम फॉरेस्ट ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा है बाकी के नस्बत। तो मैं इसी को आगे यूज़ करूँगा। फिर उससे पहले एक्सप्लोरेशन भी देख भी सकते हैं प्लॉट में। तो यही चीज़ों को इसी टेबल पर मैंने प्लॉट बनाया है छोटा सा और ये एक्यूरेसी है ब्लू वाली, उसके बाद प्रिसिजन, उसके बाद एक और एफएच। तो ये भी हम विजुअली देख सकते हैं। यहाँ पे अब जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसको भी हमने जॉबली डॉट डम्स करके उसको हमने डम फाइल, उसकी भी डमी फाइल डम फाइल बना दी है, डॉट पिकल फाइल बना दी है इसकी। यहाँ पे मैं बात दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको नाम बता रहा हूँ कि इसको आपने करना है डम, ये चीज़। उसके बाद ये भी हमारे पास बाद में यहाँ भी सिलेक्ट है, ठीक है। तो ओके, सो लॉजिस्टिक जहाँ तक मेरे रिग्रेशन ख्याल से में ज़्यादा जी काम नहीं किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप किस बेस पे दे रहे हैं? 1 सेकेंड। नहीं मिस, ये 80% है लॉजिस्टिक ओके ओके, और यस ये यस, 81 है। और बाकी भी दैट्स फाइन। उसमें ना मिस ये अच्छा परफॉर्म था। सिर्फ दैट्स गुड। इसमें प्रिसीजन में 73 नीचे आ रहा, बाकी इसमें 65 और 60 है, 67 और 62 मेरे ख्याल से रैंडम परफॉर्मेंस ऐसे नीचे। ओके, दैट्स आल्सो फाइन। तो यहाँ तक मिस ये IPYNB का काम, क्योंकि मॉडल हमने बिल्ड करना था तो यहाँ तक खत्म हो गया है। उसके बाद स्ट्रीम रीड के लिए वर्क बनाने के लिए मैंने .py की फाइल बनाई थी, तो इसको थोड़ा सा देखने में दिया, ज़्यादा ले लिया मैंने। तो इसमें सबसे ये आ रहा है, बस ये ऊपर नजर आ रहा है इंपोर्ट, सबसे पहले स्ट्रीम रीड नजर आ रहा है यहाँ पे। जी यस। जी। सबसे पहले स्ट्रीम रीड इसमें हमने इंपोर्ट कर दी, इसके बाद वही चीज़ें पांडास और कम पाए और साइकिल का, क्योंकि हमने जब रियल टाइम ट्रेंड्स वगैरह एस्टिमेट करना है, स्केलर हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए स्केलर से हम स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे कर रहे हैं और रैंडम फॉरेस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कर लिया। और जॉब लिख करके हमने डमी फाइल्स को हमारे पास जो पिकल फाइल्स उनको यूज करना है। तो सबसे पहले हम वो टाइटल देते हैं, क्रेडिट कार्ड डॉट प्राइस, आप कुछ भी देख सकते हैं टाइटल। इसमें मैंने छोटा सा लाइन लिखी है कि अगर आप ज़्यादा इस डेटा के बारे में इंटरेस्टेड है तो इस लिंक पे जाके आप डेटा को देख सकते हैं, और यहाँ पे लिंक दे दिया। तो ये डेटा है, उस बाद में मैंने देखा केकल पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने केकल का वो दे दिया है, वो लिंक दे दिया। हालांकि उठाया मैंने उधर से था UCL से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे पिछले मॉडल में हमने पिकल का एक फाइल इसकी बनाई थी, उसको जो अपने लोड करके हम उसको लोड कर सकते हैं और मॉडल में दोबारा इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कह रहा था कि ये हम मॉडल को यूज कर सकें बाद में। तो ये वही सेम हमारे पास जो पिछला मॉडल हमने प्रिपेयर किया था वही इधर भी यूज होगा। तो ये बड़ा अच्छा इसका मुझे लगा जो अपने फीचर लगा। और यहाँ पे स्केलर को भी इसी तरह ही हम स्केलर इधर यूज कर सकते हैं, स्केलर में काम की। तो इधर अब एक सब हेडिंग में दे रहा हूँ यहाँ पे prediction के नाम से। तो यहाँ पे मैं वही जो मैंने फीचर लिए सबसे पहले लिमिट पास कर रहा हूँ कि आप अपने लिमिट डाल सकते हैं। उसके बाद वही कि आप अपने पास 6 मंथ की हिस्ट्री डाल सकते हैं, सबको मैं अलग अलग उसमें यूजर को बता दूँ कि आप लास्ट मंथ का दे दें, उसके बाद सेकंड लास्ट मंथ, उसके बाद थर्ड लास्ट मंथ का दे दें, हिस्ट्री हिस्ट्री आप बता दें। और उसके बाद बिल का भी हमने लिखा है कि जो बिल आपको आए हैं रिसीव हुए वो भी आप बता दें कि लास्ट मंथ में कितना बिल रिसीव हुआ, सेकेंड लास्ट मंथ में कितना बिल रिसीव हुआ, और इसी तरह 6 तक। और यहाँ पे एंड पे पेमेंट करके वही
साल की पेमेंट हम देख रहे हैं कि लास्ट मंथ में कितना आपने पे किया है वो डालते हैं, उसके बाद सेकंड लास्ट मंथ में और इसी तरह सिक्स तक जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इतनी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर की है। तो ये मैं असल में एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे विथ के उससे हम एक फॉर्म बना रहे हैं यहाँ। फॉर्म से ये होगा कि ये सारी चीज़ें वो इकट्ठी लेगा, जब वो एक यूजर इनपुट करेगा सारी चीज़ें, तो इन पे एक सबमिट का बटन आ रहा होगा। तो वो सबमिट का जब वो एंटर करेगा तो हमारे पास सारी चीज़ें एक साथ में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हूँ कि जब वो सबमिट का बटन लग जाए तो हमारे पास एक यूजर इनपुट के नाम से एक वेरिएबल बना दूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हम ऊपर डिफाइन की हैं, सारी चीज़ें एक लिस्ट के तौर पे आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे मैं उसको एक लिस्ट के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने इसको चेक किया था कि ये किस तरह यूजर इनपुट किस तरह दिखने में कैसा है ना, तो वो इस तरह आता है जैसे वो इसके कॉलम्स आ रहे थे और जीरो वन मतलब एक प्रॉपर लिस्ट बन रही थी और कॉलम वाइज बन रही थी। तो इसको रीशेप करना था सिर्फ, तो इसको मैं रीशेप कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको पहले तो मैं एरे एरे में बना रहा हूँ, लिस्ट एरे बन जाए। यहाँ पे रीशेप कर रहा हूँ वन और -1। इससे ये मुराद है कि वो एक ही रो बनाएगा हमारी लिस्ट के लिए। ये देखा जाए तो एक ही रो में हमने उसको फीड करना है आगे जाकर आप मॉडल। तो एक ही रो ये बनाएगा और -1 से बनाते हैं कि उसमें जितने मर्जी कॉलम्स। अब यहाँ पे हमारे पास मेरे 19 कॉलम्स वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरिया बनाया था जिसमें जिसकी रो 1 होगी और कॉलम्स इसके 19 होंगे। तो ये चीज़ इसको भी मैं बाद में देखा था, अभी तो मैंने कमेंट डाउन किए हैं लेकिन मैंने तब देखा कि सारी चीज़ें चेक करके सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, अगर वही ट्रांसफॉर्म हम यूज करें जिसको हमने एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर किया था, उसी को दोबारा हम ट्रांसफर कर रहे हैं यूजर इनपुट को और इधर एक नई उसमें स्टोर करती है फुल इनपुट स्केल के नाम से। अब यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट्स को और प्रिडिक्शन से डॉट डॉट और यहाँ पे वो सारी फीचर्स देगा जो यूजर इनपुट करेगा, जो हम इस फीचर को करते हैं हमारे प्रिडिक्शन में शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फीचर्स प्रेडिक्ट का एक अलग से हेडिंग दे दी है और इधर मैं कंडीशन लिखता हूँ कि अगर हमारे पास प्रिडिक्शन ये जो वेरिएबल है इक्वल टू 0 होता है तो फिर बता दें कि you are not likely to default on your credit card in the next month। ये चीज़ शो कर देगा क्योंकि 0 से मुराद नॉट डिफॉल्ट था और 1 से मुराद डिफॉल्ट था और एक्स के केस में जो कि यकीनन 1 होगी उसमें वो कह देगा कि you are likely to default। और यहाँ पे एक चीज़ हम दे सकते हैं कि खुद से यहाँ पर हम देख लें कि ये वैसे जरूरी तो नहीं कि आप यूजर को भी दिखाएं, लेकिन खुद से देखना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा था कि तुम्हारे प्रिडिक्शन किस बेस पे हो रही है। 0 और 1 को एक आउट ऑफ 100% में स्कोर देंगे क्या नाम है 0 के केस में इतने वो परसेंटेज मतलब 60% के केस में और 40%। 1 के केस में जाए तो कोई अपनी इस प्रेडिक्ट कर देगा 0 को। तो इस चीज़ को हम फिर उस पर देख लेते हैं। और ये गिफ्ट मैंने बनाई है इन सब चीज़ों की, इसमें से इसको मैंने फिर वो लाइव कर लिया था स्टेबल पे डिप्लॉय करके। That's तो good. हम उस पे ही चलते हैं सीधा। सो यानी ये सर ने शेयरेबल लिंक बनाया है। अगर ये लिंक सर जी हमें भी जी शेयर करेंगे तो हम भी इस पे इनकी ना यूज कर सकते हैं आपको, तो जी पब्लिक जी। कर तो दिया सबसे विच इज पहले वेरी गुड। ये वही चीज़ें जो आप स्टेबल में ध्यान देना। 10,000 मिनिमम हमारे पास लिमिट वो पूछ रहा है कि आप लिमिट कितनी दे रहे हो, ये चीज़ें हमारे पास हिस्ट्री है आप कितने रिकॉर्ड कर चुके हैं उसके लिए रैंडम डेटा आप
और यहाँ पे वो बिल का कुछ बिल वो आ गया हमारे पास। वहाँ पे पेमेंट अगर मैं इसको ले लो पेमेंट और देखिएगा रिफंड क्या है। अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी मतलब मैं बहुत ही गंदी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ इसको कि मैं इतने महीनों से डिफॉल्ट भी हूँ। और दूसरा कि मेरे बिल्स इतने ज़्यादा हैं उनमें पिछले 6 महीने में कुछ भी नहीं पे हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये करेगा। ठीक है, होना चाहिए। ओके, सो बिल पेयर्स आप जीरो आप शेयर कर रहे हैं, राइट? जी जी, मतलब वो पे ही नहीं कर रहा 6 महीने हाँ से। जी, ठीक। ये डिफॉल्ट करेगा उसके वो नहीं करेगा। डेफिनेटली इट विल बी डिफॉल्ट, राइट? चलेंगे इसको देखते हैं। ये प्रेडिक्शन से बता रहा है कि यू आर क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ पे वो जो प्रेडिक्शन पेपर पे था उसमें ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि डिफॉल्ट केस के पास ज्यादा वो आए प्रोबेबिलिटी आई है, इसीलिए इसको रिकमेंड किया है। डिफॉल्ट परसेंट डिफॉल्ट उसके प्रोबेबिलिटी है वो 0.26 नॉट डिफॉल्ट की डिफॉल्ट। इसी तरह अगर हम किसी में पेमेंट भी डाल दें, यहाँ पे एक चीज क्लियर है ना सबको कि अभी ये बता रहा है कि आप डिफॉल्ट कर जाओगे। अभी मेरे ख्याल से ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए हमारे पास बिल्स ज्यादा है और नहीं, पेमेंट थोड़ा कम है। टाइम लेगा। शायद ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अगर आप वो आईपीएन भी फाइल अपनी अगर देखेंगे, वो जो आउटपुट वगैरह, अच्छा खैर यहाँ पे तो वो शायद शो ना हो, नहीं नहीं, तो बस टाइम नहीं ले रहा शायद। था, मैंने देखा था इसको। अभी दोबारा ज्यादा अमाउंट है। ओके ओके। अच्छा मैं डेटा भी फिर मैं थोड़ा सा ना इसमें ज्यादा मैसेज इसमें ना तो मैंने लिया था जो काम करना था, लेकिन डेटा में जो पैटर्न्स थे ना वो मुझे जाहिर हम देख के समझ नहीं आ रहे थे। ये देखने में साहब ये चेंज हो रहा सब। ये हाँ जी। बता रहा है कि सबमिट सही हो रहा है, लेकिन ये अभी भी डेटा इस तरह का है कि वो इस तरह इसने रन किया है कि वो कह रहा है कि इस सिचुएशन में भी ना आप डिफॉल्ट कर जाओगे। क्योंकि मेरे ख्याल से हम इधर यहाँ पे हिस्ट्री इसको गंदी थी इसने शायद इसको सही कर दिया। ये अब नॉट राइट या 50-50% आ रहा है इसलिए, लेकिन वो कह रहा है कि आप फिर भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ओके। ये अच्छी तरह से- यस, इस पे थोड़ा मजीद काम किया जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल के लिए लेकिन बिगनर अटेम्प्ट बहुत अच्छी थी, जिसमें आपने एंड टू एंड ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और स्ट्रीमलेट ऐप भी बेहतर है। दैट यू हैव ट्राइड योर ऑन योर ओन एंड, कि आपने जो ओब्लिप का यूज़ किया लेटर ऑन, और आपने यहाँ पे इसको लाइव शेयर किया, पब्लिक किया अपनी स्ट्रीमलेट के ऐप को। सो दीज आर सम रियली गुड एलिमेंट्स यू हैव एडेड। इसमें काफी अप्रोचेस थी मेरे पास, मैंने काफी इस पे सर खपाता रहा हूँ कि मैं कुछ दूसरे उसमें भी लूँ, लेकिन एक जो सबसे अच्छी मुझे लगी यही वाली लगी कि मैं यूजर से ही सारी चीजें मतलब मैं इस तरह भी देख रहा था इसको कि मैं एक नया कॉलम तीनों उसमें बनाऊँ, हिस्ट्री में भी और इसमें भी पेमेंट में भी और बिल में भी, कि उन सबको सम करके एक वो बनाओ यूजर से सिर्फ पूछूं कि आप सिर्फ
एक ही दफ़ा हिस्ट्री बता दें, एक ही दफ़ा बिल बता दें कि टोटल बिल कितना है और टोटल पेमेंट्स हमने कितनी की है। तो उसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें पैटर्न्स देखना होता है ना। वैसे भी रियल लाइफ में भी हम अगर देखें तो हिस्ट्री के पैटर्न्स देखते हैं कि कस्टमर किस तरह हिस्ट्री में बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम आगे कह सकते हैं कि ये डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इसको अपनी चीज़ें देनी कि नहीं देनी। इसलिए मैंने कहा वो फिर इतना खराब हो जाएगा, इसलिए मैं ये कोशिश की कस्टमर से इस तरह चीज़ें पूछ लेते हैं कि क्या चलेगा। यस, इससे एक थोड़ा सा ये हो सकता है कि जहाँ पे थोड़ा कैटेगोरिकल डाटा है, जैसे 0 1 या -1 इस तरह से वैल्यूज हैं, सो वो आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे देते, ड्रॉप डाउन ये चॉइस। वाला इंसान इसमें कर यस, सकते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव हो सकता था, यानी देयर आर सर्टेन थिंग्स, लेकिन ओवरऑल इट्स अ रियली गुड अटेम्प्ट आई वुड से। इसको हम ड्रॉप डाउन दे सकते हैं। फिर मैं वही उसमें थोड़ा सा होता है कि ड्रॉप डाउन अगर दे तो वो उसको न्यूमेरिकली शो कर रहा था, कैटेगोरिकल तो नहीं करेगा, क्या हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वापस। नहीं नहीं नहीं, वो बस यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन शो हो रही होंगी, आप उस पर क्लिक कर देंगे जो से फिक्स्ड ऑप्शन हो। यहाँ पे आई इनपुट गेस। की जगह, जी मिस, हाँ यहाँ जी, पे इनपुट की जगह सेलेक्ट बॉक्स मेरे ख्याल से आता है इसका, तो वो जी कर जी। सकते हैं क्या? चलिए बस। ये- और कोई अगर किसी ने सजेशन देनी है इसको improve करने के लिए या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो तो मुझे बताओ, वरना मैं ये एंड कर स्क्रीन शेयर। सर ये जो आपने स्केलर को स्टोर किया है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। स्केलिंग, जी जी ये वाला आप पूछ रहे हैं। जी सर। इसका सर क्या आप पूछ रहे हैं इसके लिए, क्या बताऊँ इसका, ये किस मतलब तरह इसके लोड हो रहा है? मतलब ये हमारा किस तरह हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये असल में ना जब हम यहाँ पे ना API, ये जो स्केलिंग है ना, जो मैं यहाँ पे एक्सट्रेन उसमें कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी चीज को मैं वहां पे दोबारा यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें की। अगर मैं ये ना करता ना तो इधर मुझे ये जो स्टैंडर्ड स्केलर को दोबारा से उसमें वो करवाना पड़ता, एक दोबारा स्केलर बना के ना। फिर ट्रांसफॉर्म इसमें करते हुए स्केलर, में भी वो टाइम लगता इसे, जी जी इस अगर तरह मैं लास्ट जस्ट 2 years जहाँ पे भी आप यूं फिटिंग करता, करवा रहे लेकिन होते हैं। यस, तो इस वो तरह मुझे टाइम लेता करना है। पड़ता। ओके ओके, सॉरी। ओके, कंटिन्यू। जी जी मुझे अगर इस तरह करना पड़ता, लेकिन इसमें लोड ना करता ना, लेकिन ये अप्रोच जो है ना, ये वाला वो काफी गलत अप्रोच होती, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड स्केलर है वो एक स्ट्रेन पे फिट हुआ हुआ है। अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो वो एक नए सिरे से वो होगा जनरेट होगा स्ट्रेन, ये स्टैंडर्ड स्केलर। इधर हमको दोबारा वो फिट ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर दोबारा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो हम यूजर से डायरेक्ट ही वो इनपुट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्सटेंड तो होगा नहीं, क्योंकि तो हम इसको कहाँ पे दोबारा क्या नाम ट्रेन करवा थे। इसीलिए मैंने उसी उसको डंप किया है स्केलर को, यहाँ पे सिर्फ लोड के वो मेथड से दोबारा उसको स्केलर में ऊपर हम पास करें। तो ये सिंपल टेक्निक थी, मॉडल का भी यही टेक्निक है कि मॉडल को हम इसी तरह यूज कर रहे हैं। कि मैंने फिर गूगल पे देखा था तो वो भी बता रहे थे कि सेम मॉडल और सेम स्केलर भी जो हमने जिसके साथ क्या नाम है, काम किया है उसी को आगे यूज करते हैं रियल टाइम। इसलिए मैंने ये चीज़ की अप्रोच यूज की। फिर सर आगे ओके, थैंक यू। सीवर का कोई क्वेश्चन और कुछ? ओके, सो एक ये भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ पे आपने जी रैंडम फॉरेस्ट को सिलेक्ट किया है दूसरे मॉडल्स की निस्बत, तो वहाँ पे ना आपने
लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे रैंडम फॉरेस्ट को प्रेफर किया और एक्यूरेसी स्कोर में डिफरेंस बहुत हो रहा है ना। ठीक है, तो 1%। बाज का जी अगर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो मे बी वी वुड हैव प्रेफर रैंडम फॉरेस्ट, इट वुड हैव बीन अ गुड चॉइस। लेकिन आप कुछ केसेस में ये भी देखेंगे इट्स आल्सो स्टिल फाइन इन दिस लेवल, लाइक ठीक है। लेकिन हो सकता है आप कुछ केसेस में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस की बेस पे वो लॉजिस्टिक को प्रेफर करे रैंडम फॉरेस्ट के निस्बत। क्यों? क्योंकि वो यस उसके लिए एक ये प्रिंसिपल है ओकम रेजर प्रिंसिपल। आई एम शेयरिंग इट इन द चैट एज वेल, ओकम्स रेजर प्रिंसिपल। अगर आप इसको देखें तो शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं किया क्लास में, तो इसमें वो ये दिया था प्रेफर मेरे करता सामने है। लास्ट, उसमें मुझे याद आ रहा था ये भी चीज़ कि मैं इसको हाँ रेफर करूँ। मैंने कहा दैट्स गुड। शायद इसकी एक्यूरेसी हाँ इस केस इसका में फिर आप शायद रिपीट कर देंगे ना ना। थोड़ा सा यस। इसका लॉजिस्टिक सिंपल है इसीलिए उसको लेते हैं, हम्म। इस वजह से मिलता है। यस लॉजिस्टिक इज वे मोर सिंपलर देन रैंडम फॉरेस्ट। हमें पता है रैंडम फॉरेस्ट में तो इतने ज़्यादा डिसीजन ट्रीज आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वजह यही है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, अगर हमारे मतलब मेन एम है कि हमने इंटरप्रेटेबल भी करना है या डिप्लॉयमेंट लेटर ऑन करते हुए ना ये ज़्यादा इजी है कि हमने सिंपलर यूज़ किया हुआ हो rather देन रैंडम फॉरेस्ट। तो अगर एक्यूरेसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वी विल एक्चुअली दिस फॉलो दिस प्रिंसिपल आउटकम्स रेजर। तो फिर से हम सिंपलर वाले को प्रेफर कर देते हैं। यस थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। वैसे यस वेलकम। वैसे इट वाज रियली गुड प्रेजेंटेशन, आई वुड से काफी अच्छी अटेम्प्ट आपने की, बहुत अच्छी बल्कि प्रोजेक्ट की। आई रियली लाइक इट। सो मच बस, बंद कर दो मिस ये शेयर स्क्रीन की। कोई क्वेश्चन है किसी जी को? अगर किसी का सर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। एक क्वेश्चन, ये नोटबुक तो रखवा ले। तो नोटबुक, जी ये जहाँ पर ये मॉडल को ट्रेन किए। अच्छा अच्छा आईपी वाई, जी जी ये यहाँ पे ये लिखा हुआ। स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा जी जी और फिर जी ये बस सही है। सर चीज। इसमें हमारे पास जो हमने अभी मॉडल सिलेक्शन किए, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री और ये रैंडम फॉरेस्ट के बीच में, इस पे जी हमने मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है। तो इसमें हम कौन से को देखेंगे, मतलब हमारे पास सिग्निफिकेंट कौन सा है कि उसके बेस पे हम अपना डिसीजन लेके हमने ये मॉडल सेलेक्ट किया। जबरदस्त क्वेश्चन है सर। मेरे ख्याल से तो हम एक्यूरेसी पे ज्यादा देखेंगे, उसके बाद दूसरी चीजों को भी कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो वाजह है ना कि हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा सा बाकियों की निस्बत अच्छा बिहेव कर रहा है। वैसे तो लॉजिस्टिक भी अच्छा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा प्रिसीजन के मामले में, सॉरी रिकॉल और रिफंड के मामले में ये रैंडम फॉरेस्ट ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। तो मैंने इस वजह से थोड़ा इसको सिलेक्ट किया। बाकी मिस ज्यादा अच्छा गाइड कर सकती हूँ कि कौन सा इन चारों में से भी कौन सा वो ज्यादा हम देख लें। तो इस नहीं आप ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा। हाँ जी इसमें ठीक है। एक तो बात बात ना ये होता है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली खुद मैट्रिक कोई ना कोई स्पेसिफाई किया होता है कि आपने इस बेस पे एक मैट्रिक जो है ना आपकी जो जज होगी इवैल्यूएशन मॉडल की परफॉर्मेंस की वो ये मैट्रिक है, सो देन इट्स फाइन। और यूजुअली एक्यूरेसी भी ले लेते हैं, इट्स आल्सो फाइन। लेकिन हमने क्योंकि क्लासिफिकेशन के दूसरे मैट्रिक्स भी सर ने यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो इसमें ये है कि इसके यूज केसेस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक्यूरेसी हम तब यूज करते हैं जब क्लासेस बैलेंस्ड हो। हमने पढ़ा था कि बाजू का पेरेंटली एक्यूरेट होता है, लेकिन अगर हम उसमें देखें तो वो मतलब वो क्योंकि एक्यूरेसी निकल रही होती है टोटल में से। ठीक है, तो बाज का अगर हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग वाले में, अगर आपको याद हो तो वो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स में पेमेंट को वो रोकना का वो उसमें था कि अलो करेगा या नहीं करेगा, या वो उसमें स्पैम का एक शो हो रहा था कि वेदर दैट ट्रांजैक्शन स्पैम और नोट। ठीक है, तो उसमें
वो एक्यूरेसी से वो बाज़ का, क्योंकि वो टोटल में से देख रहा था तो वहाँ पे वो पेनल्टी स्कोर अच्छा आ रहा था, हालांकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं था उस केस में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर इसमें यूज केसेस डिफरेंट हैं इसके, यानी कि अगर क्लासेस बैलेंस्ड हैं तो हम ज़्यादा एक्यूरेसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हमारे पास F1 स्कोर है, अगर हमारे पास क्लास में इम्बैलेंस है, ठीक है, तो मे बी उसमें हम ज़्यादा एक्यूरेसी स्कोर को यूज़ करें, बिकॉज इसमें हम सॉरी F1 स्कोर को यूज़ करें। F1 स्कोर में क्योंकि हम ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, इफ़ यू रिमेंबर नाउ, कि हम उसमें ये सारी कैटेगरीज यूज़ कर रहे थे, जो कि एक्यूरेसी में नहीं होती, कि हम फास्ट पॉजिटिव फास्ट नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव देखें। ठीक, और तो F1 स्कोर में हम ये सारी चीज़ें क्योंकि देख रहे हैं, तो अगर हमारे पास क्लास में इम्बैलेंस और हमें पता लग रहा है कि ये ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, तो हम F1 स्कोर को यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से